मैं दिया हूँ हवाओं से कहते एक दिया जला के। आप ऐसे वकील हैं जो बिना किसी डिग्री के टीवी पर वकालत कर रहे हैं। मेरा एक ही मोटो रहा है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको सक्सेस में बदलो, जब आपके ऊपर क्राइसिस आए तो उसको अपॉर्चुनिटी में बदलो। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की मैं वो सवाल पूछूं जो जनता पूछना चाहती है, आम आदमी पूछना चाहता है। तो हमारा मोटो ये है, शोर कम खबरें ज्यादा। सर, आपकी जर्नी में आपका सबसे ज्यादा साथ आपकी वाइफ ने दिया। पूरे जर्नी में जो जो हम करते गए उसमें उनका बहुत साथ था। कई बार तो मुझे लगता है वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट। It's amazing to see you here. Thank you so much for your time. And we have a lot of people also sitting here watching us talk. But मुझे बोलना पड़ेगा ये चीज कि हमेशा I've seen you on screen. This is the most common line you hear from people. And हमेशा हमने आपको लोगों को कटघरे में खड़ा करते देखा है. So today you're in the court. And thanks for coming. Thanks for giving this time to me. Thank you for inviting. Sir, thank you. And मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी, how was it to become a वकील? I'm sorry, a journalist. मतलब मैं आपको क्या बोलूं, वकील बोलूं कि जर्नलिस्ट बोलूं? आप ऐसे वकील हैं जो बिना किसी डिग्री के टीवी पर वकालत कर रहे हैं। But how was it your whole journey, 20 years, 23 years and more? I won't count, but how was your journey? Actually, आपकी अदालत को करते हुए तो अब 29 years, 30 साल हो गए ऑलमोस्ट। अगले साल 30 साल पूरे हो जाएंगे। और जर्नलिज्म कहीं बिफोर ब्रॉडकास्ट आई वाज प्रिंट सो 11 years or almost today this month I'm completing my 40 years in journalism. Wow, congratulations. That's really amazing. I mean, that's almost a lifetime in a profession. बट मैं जानना चाहती हूँ रजत सर, आप अपने आप को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? द ओनली जर्नलिस्ट आई हैव नोन who's ruled the television industry as a journalist, as a person who set a new standard for media. आपने कुछ अपना ही नया मीडिया का ब्रांड और तरीका बनाया. So if you can tell us little more कि कैसे हुआ, like how did Rajat Sharma think of becoming a journalist or think of becoming a journalist in a different way? दो हिस्से हैं आपके सवाल के, पहला तो जर्नलिस्ट और फिर दूसरा आपकी अदालत और टीवी, जिसने इतना बड़ा बना दिया। जर्नलिस्ट बनने के लिए कभी सोचा नहीं था। बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से मैं आता था घर से, तो सपने थे उस समय, बहुत छोटे छोटे सपने थे। ये सपने थे कि बीकॉम कर लेंगे तो फिर एक बैंक में क्लर्क बन जाएंगे, क्योंकि उन दिनों बैंकों में ओवर टाइम मिलता था। इतना पैसा कमा लेंगे कि घर वालों का पेट पाल सकेंगे। उसके बाद थोड़े और आगे बढ़े तो सपना ये हो गया कि एमकॉम करेंगे और फिर लेक्चरर बन जाएंगे, और लेक्चररशिप के साथ साथ फिर और भी वक्त मिलता है तो कुछ दूसरे काम करके थोड़े से पैसे कमा लेंगे। तो ये घटना मेरे साथ हुई जब मैंने एमकॉम का एग्जाम दिया और मैं वेट कर रहा था रिजल्ट आएगा, फिर मैं लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करूंगा। गर्मी की छुट्टियां थी, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो उस समय एक सीनियर जर्नलिस्ट थे जनार्दन ठाकुर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे मिले और उनको अपने काम के लिए एक रिसर्चर की जरूरत थी। तो मैंने सोचा कि 2-3 महीने का समर जॉब मैं इनके पास करूंगा। तो उन्होंने मुझे 400 रुपए महीना ऑफर किया। पटेल नगर में रहते थे, मैं रोज सुबह उनके घर चला जाता था। जर्नलिज्म के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन वो मुझे कहते थे इस चीज के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उस चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं जगह जगह जाके इंफॉर्मेशन लेके आता था। और किस्मत कहिए, मेरी मेहनत कहिए, एक स्टोरी मुझे ऐसी मिल गई जो उस समय के एशियाड गेम्स के ऊपर थी। ये एशियाड 82 होने वाले थे, ये 1981 की बात है। तो उन्होंने जब वो इंफॉर्मेशन में उनको दी, उन्होंने उसको रिपोर्ट को लिखा उसके बेसिस पे, तो बहुत तहलका मचा। उस समय के जो मिनिस्टर थे बीसी शुक्ला, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। तो अचानक से मुझे लगा कि मैं एक जर्नलिस्ट हो गया हूँ और मैं आप इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ। फिर एक दिन ऑनलुकर मैगजीन के एडिटर डीएम सिल्वारा, वो मुझे मिले सीढ़ियों पर। उन्होंने कहा कि भाई मैं देखता हूँ तुम जनार्दन को क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हो, वुड यू लाइक टू वर्क फॉर अस, वुड यू लाइक टू जॉइन माय मैगजीन। तो मुझे तो ये लगा कि जैसे सपना पूरा हो गया, नौकरी मिल रही है। तो उन्होंने मुझे ऑनलुकर मैगजीन में एक रिपोर्टर का काम दिया।
This is how it started. I know the beginning of your journey. Yeah. और वो रिपोर्टिंग करते करते साल भर में उन्होंने मुझे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया, दूसरे साल में उन्होंने मुझे चीफ ऑफ ब्यूरो बना दिया, और तीसरे साल में हमारे एडिटर ने रिजाइन कर दिया। तो मेरे जर्नलिज्म में टोटल एक्सपीरियंस 3 साल का था, और जो उस मैगजीन के ओनर के मिस्टर कनानी, उन्होंने कहा भाई इस मैगजीन में एमजी अकबर एडिटर रह चुके हैं, डीएम सिल्वर एडिटर रह चुके हैं, तो अब या तो अपने लिए एडिटर ढूंढ लो, नहीं तो मैं तुम्हें एडिटर बना। तो मैं एडिटर ढूंढ नहीं पाया और उन्होंने मुझे एडिटर बना दिया। तो आई वाज वेरी यंग जब एडिटर बना। मुझे याद है कि शोभा ने उसमें कॉलम लिखती थी, और भी कई बड़े बड़े लोग। तो वो मुझे कुछ मानने को तैयार ही नहीं। टॉम मॉरिस को मैंने मिलने के लिए बुलाया अपने ऑफिस में, तो वो मुझे एडिटर मानने को तैयार ही नहीं थी। तो ऐसी जर्नी शुरू, और फिर वो धीरे धीरे I became editor of the Sunday Observer, then I became editor of the Daily. So that 11 years in print was quite an exciting time I had. But as you're saying, sir, आपका जर्नी जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं, it seems like it's very quick. Like आप 3 साल में अगर एडिटर लेवल तक चले गए, जहाँ पे यहाँ पे अब डेस्क तक भी हम काम नहीं कर पाते हैं, then you go to reporting, then you get something. Did you find that everything happened very quick for you? It was happening very quick, और कुछ सोचने का टाइम नहीं था, अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं था, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का टाइम नहीं था, अपनी सेहत के बारे में, किसी चीज के बारे में सोचने का टाइम था। बस एक के बाद एक काम करते रहो, और मेरा एक ही मोटो रहा है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको सक्सेस में बदल दो, जब आपके ऊपर क्राइसिस आए तो उसको अपॉर्चुनिटी में बदलो। तो वो क्राइसिस आते गए, मुसीबतें आती गई, मैं उनको अपॉर्चुनिटी बदलता गया, अपॉर्चुनिटी आती गई, मैं उनको सक्सेस में बदलता गया। थोड़ा किस्मत ने साथ दिया, थोड़ा मेहनत ने साथ दिया, थोड़ा दोस्तों ने मदद की, तो फिर ये रास्ता बनता चला। जब आप बोलते हैं सक्सेस आए उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दो, तो आपके लिए सक्सेस क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज सक्सेस फॉर यू, एंड डिड इट हैपन व्हेन डिड यू रियलाइज कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं? जब मैं ने आपकी अदालत करना शुरू किया, और उसके 2-3 हफ्ते के भीतर लोगों ने सड़कों पर मुझे पहचानना शुरू किया, लोगों ने ऑटोग्राफ मांगना शुरू किया। उसमें ऐसे मोबाइल फोन नहीं थे, तो आज तो सब लोग फोटोग्राफ मांगते हैं, ऑटोग्राफ का मांगते हैं, लेकिन वो सड़कों पर लोग घेर लेते और कहते आपने कमाल कर दिया, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे। तो मुझे एहसास हुआ ये कुछ हो गया है जिंदगी में। और फिर सबसे पहले बात मैंने अपने आप को समझाई कि वो जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, इतना बड़ा देख रहे हैं, मैं वो नहीं। मैं तो उस इमेज के लिए, उस पर्सनैलिटी के लिए काम करता हूँ। तो मैं काम उतनी ही मेहनत से करता रहूं ताकि वो पर्सनैलिटी, वो इमेज और बड़ी बनती रहे। तो आपने पूछा कि कब किस बात से संतोष होता है, कब लगा हाँ सक्सेस हो गई, इससे लगा सक्सेस हो गई, लेकिन संतोष इस बात से मिला कि मैं लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, मैं लोगों को वो बात बता पा रहा हूँ जो वो जानना चाहते हैं। किसी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों की क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है कि हाँ अब बाला साहब ठाकरे के बारे में ही हम जानना चाहते हैं, हम शाहरुख खान के बारे में ही जानना चाहते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ही जानना चाहते हैं। तो मेरे प्रोग्राम के जरिए लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिली, उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हुई, क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हुई, वो मेरे लिए बड़ा सेटिस्फैक्शन। सर, आपकी अदालत को लेके एक क्वेश्चन सबको आता है, आप जिस तरह से इंटरव्यू करते हैं, you have yourself set a personality, you have got a personality जो हमेशा शांत रहता है, स्माइल करते हैं, और कोई भी गेस्ट आपके, चाहे वो पॉलिटिकल गेस्ट हो, थोड़ा बहुत जितना भी हमने जर्नलिज्म किया है, इट इज वेरी टफ टू आस्क क्वेश्चंस टू पॉलिटिशियंस, एंड इंडिया में तो पॉलिटिशियंस को क्वेश्चंस पूछने के पहले क्वेश्चंस दे देने पड़ते हैं। हाउ डिड यू मैनेज कि आप कुछ भी पूछते थे या वो कुछ भी जवाब देते थे, ना आपका कामनेस कहीं जाता है, ना आपकी स्माइल कहीं जाती है, और ना ही उन्हें गुस्सा आता है? वही सवाल अगर हम पूछ लेते तो शायद हमें जवाब भी नहीं मिलता। कह नहीं सकते कि ये क्यों होता था, क्योंकि जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया उसके पहले मैंने टीवी पर कोई प्रोग्राम नहीं किया, पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा अनुभव था। मुझे लगता है मेरा ये टेम्परामेंट हमेशा था कि जल्दी गुस्सा नहीं आता, एक टेम्परामेंट है कि मैं बर्दाश्त काफी कर लेता हूँ। और फिर एक बार मुझे ये सीखने को मिला कि जितने बड़े होते जाए बर्दाश्त करने की ताकत उतनी बढ़ाते जाओ। वो मैं करता गया, और उसी वजह से जो भी प्रोग्राम हुए, कभी लोग गुस्सा भी हुए, कभी लोगों ने डांटा भी, कभी लोग मेरे पर चिल्लाए भी, कभी लोगों ने मेरी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने हमेशा ये मेंटेन किया कि नहीं, मुझे जब मैं इनको कह रहा हूँ ये मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं, तो गेस्ट की रिस्पेक्ट करूँ,
मैंने कभी भी 29 साल हो गए ये प्रोग्राम करते करते, आज तक मैं कहीं किसी गेस्ट को इंसल्ट नहीं किया, और कभी भी मैंने किसी गेस्ट के इंटरव्यू से, आपकी अदालत से कोई हेडलाइन खोजने की कोशिश नहीं की। मैंने ये नहीं सोचा कि इनके मुंह से बात निकल गई, इसको पकड़ लूं, उनकी बेइज्जती कर दूं, वो मैंने कभी नहीं। सर आपकी अदालत का फिर मकसद क्या था? क्योंकि आप ना इंसल्ट कर रहे थे, दैट तो ऑब्वियसली वी सॉ यू नेवर इवन बी इम्पोलाइट, बट एक जर्नलिस्ट का बेसिक नेचर होता है कि कुछ पता चले या कुछ न्यूज मेकिंग हो, तो ये कहीं ना कहीं चैट शो भी है, तो भी व्हाट वाज द पर्पस जब आपकी अदालत आपने सोचा? आई थिंक आप ही ने ये कॉन्सेप्ट सोचा था और जी ने फिर अप्रूव कर दिया था, तो आपका मतलब क्या था? देखिए, मेरा मतलब था जो पब्लिक के लोग हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, पीपल इन पावर, या जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, जो लोग जनता की वजह से बड़े बने, जिनको पब्लिक ने बड़ा बनाया है, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल टू द पब्लिक, दे शुड बी आंसरेबल टू पब्लिक. This was the sole purpose, and this is what I have continued. If public has made me, I must answer questions which are in the mind of public. इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की मैं वो सवाल पूछूं जो जनता पूछना चाहती है, आम आदमी पूछना चाहता है. मैं एज ए जर्नलिस्ट कई साल के अनुभव के बाद में मेरे जो सवाल होंगे जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो दूसरे, लेकिन पब्लिक के लिए शायद वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो. मैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर किसी से सवाल नहीं पूछता, मैं वो डिफेंस पॉलिसी पर किसी से सवाल नहीं पूछता. मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो उनसे पूछ लेता हूँ कि बचपन में आप शरारती थे, दूसरों की साइकिल पंचर क्यों करते? अच्छा. तो छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक सिर्फ मेरे मन में रहता है कि जनता इन आदमी से क्या जानना चाहती है, पब्लिक अगर इस व्यक्ति को सड़क पर मिल जाए तो लोग क्या पूछेंगे, वो सवाल है. सर फिर आप आज की चेंजिंग जर्नलिज्म ट्रेंड को कैसे देखते हैं? बिकॉज अब तो सवाल जर्नलिज्म या मीडिया जब पूछता है बहुत अथॉरिटी के साथ पूछता है, या मीडिया ट्रायल इज द वर्ड, हम मीडिया ट्रायल पे ले आते हैं जिस पे भी एक्यूजिशन होता है, इतने सारे इंसिडेंट. डू यू थिंक दैट इज आल्सो बिकॉज यू आर आल्सो रनिंग द बिगेस्ट न्यूज चैनल इन द कंट्री, तो आप भी न्यूज मेकिंग तो करते ही हैं, सो इज आपकी अदालत अ सेपरेट जर्नलिज्म एंड इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी इज अ सेपरेट जर्नलिज्म? नहीं, दोनों नहीं है. देखिए, अगर आप इंडिया टीवी का कैरेक्टर देखेंगे तो मैं, हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, जो डिबेट भी करते हैं, नॉर्मली डिबेट को लेकर के सबकी शिकायत रहती है कि भाई कितना झगड़ा लोग कर रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं. तो हमारा मोटो ये है, शोर कम खबरें ज्यादा, और कम शोर मचाकर किसी को इंसल्ट किए बगैर भी इंडिया टीवी आज देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है. ये भारत की रेटिंग ये कहती है, एयरटेल की रेटिंग ये कहती है, तो टाटा प्ले की रेटिंग ये कहती है, हर मेजर से. तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि अगर बगैर शोर बचाए, बगैर किसी को इंसल्ट किए आप अपने व्यूअर को अपने साथ ले सकते हो, और आपको क्या चाहिए, इन चीजों की जरूरत नहीं है. और मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है हमारे जर्नलिज्म के लिए, किसी को गेस्ट को बुलाकर उसको इंसल्ट करना, किसी को कहना तुम स्टूडियो से बाहर निकल जाओ. ये मैं देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, ये दुख होता है, तकलीफ होती है. अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा मुड़े, आपने एक बहुत अच्छी कहानी शेयर की, आई थिंक वो लोगों से बहुत जुड़ी थी, कि आप जब छोटे थे एंड एज यू सेड इतने पैसे नहीं थे, तो आपने अपना पहला शो भी शायद किसी के घर पे जाकर देखा था. सो उस मोमेंट से अब जब आप टेलीविजन आपके लिए इज लाइक यू आर रूलिंग इट, लाइक यू आर देयर, क्या फीलिंग का, आई मीन व्हाट डू यू फील एवरी डे व्हेन यू गेट अप, कि एक दिन मेरे पास टीवी देखने के लिए घर में टीवी नहीं था, आज मैं उस टीवी पे खुद ही इतनी बार दिख जाता हूँ. सो हैज एवरीथिंग चेंज, कि ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, उस समय बहुत बड़ी लगती थी? नहीं, बहुत बड़ी बात थी उस समय भी, और आज भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. कभी कभी जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं कहां से कहां पहुंच गया. मैं कभी इंडिया टीवी ब्रॉडकास्ट सेंटर के बाहर खड़े होकर उस बड़ी विशाल बिल्डिंग को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने क्रिएट कर दिया. तो हमेशा मुझे ये लगता है कि ये कैसे हो गया, कब हो गया, तो सब सोचने का टाइम ही नहीं था. लेकिन आज भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो कुछ अचीव हुआ उसकी वजह से मन में अहंकार नहीं है, ये नहीं लगे कि मैं कोई बहुत बड़ा बन गया. मैं कोशिश करता हूँ मेरे पांव जमीन पर रहें, और यही मैंने बचपन से लेके आज तक सीखा. सर आपका ना एक किस्सा मुझे याद है, मैं आपसे मिली थी दिल्ली में, मिस्टर अरुण जेटली के साथ आप थे, तब मैंने अपना करियर शुरू ही किया था, एंड आई देन केम टू नो दैट हाउ क्लोज यू एंड मिस्टर जेटली वर एज फ्रेंड्स.
and now that he's not with us anymore. But आपका एक मैं आपकी chronological lifeline के बारे में पूरा journey पढ़ रही थी. There was a part in the emergency period where you are also experienced being in jail for 19 months. तो मुझे वो किस्सा बहुत टच किया because I've seen people struggle, but struggling in a different way. जो आप लोगों ने देखा शायद वो ये generation या आगे आने वाला generation वैसे नहीं देख सकता, वो possible ही नहीं है शायद. तो can you talk about those moments, your days, because कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपके तो politicians friends थे, आप और अरुण जेटली सेम बैच के थे, तो आपके लिए जर्नी आसान भी थी. ऑल्सो वो किस्सा जो आप बता सके जो जेल में आपने 19 महीने बिताए. काफी लंबी कहानी है ये. अरुण जी से तो मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई. तब वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, स्टूडेंट लीडर थे, कॉलेज की यूनियन के आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे. मेरा कॉलेज का पहला दिन था, उसी दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई. और मेरी फीस में पैसे कम पड़ रहे थे और जो अकाउंटेंट मुझे डांट रहा था, तो उन्होंने पीछे से आके वो 5 रुपए दिए और उसके बाद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहा तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे भी नहीं होंगे. तो मुझे कैंटीन ले गए, चाय पिलाई और वहां बात की. तो वो जो उन्होंने कंधे पर हाथ उसी रखा था, वो आगे जिंदगी में 45 साल तक वो साथ कभी चुका है. शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब लोग बात नहीं करते हैं. पहले तो मिलना ही रोज हो जाता था और उसमें मैंने थोड़ी सोचा था कि अरुण जेटली इतने बड़े लॉयर बन जाएंगे. कभी नहीं सोचा था कि वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे. कौन सोच सकता है उस समय. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने कभी भी अपनी दोस्ती का फायदा नहीं. उन्होंने 45 साल के हमारी दोस्ती में एक बार भी मुझे नहीं कहा कि ये खबर दिखा दो या ये खबर दो. वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े स्तंभ थे, बड़े लीडर थे और वो इस बात को रेस्पेक्ट करते थे कि मैं उनको भी आपकी अदालत में बुलाकर उनसे टेढ़े सवाल पूछ सकता था. एक मैं किस्सा आपको बताऊं. जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको बुलाया आपकी अदालत में. वो आ गए और मैंने उनसे जो सवाल पूछे खत्म हो गया. उसके बाद में मुझे सबसे पहले मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि यू आर वेरी हार्श, you take too much. Normally you don't do. तो मुझे लगा नहीं, मैंने तो अपने सवाल पूछे थे. फिर मुझे 2 और बड़े लोगों के फोन आए, इन्होंने मुझे कहा यू आर वेरी अनफेयर टू योर. ओह माय गॉड. पंडित जी अपने दोस्तों को छोड़ दें. तो मुझे लगा कि शायद मैं वाकई में अनफेयर रहा. मैं उनके पास गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे. पहले उन्होंने कहा यार क्या जरूरी है कुछ बात. मैंने कहा बहुत जरूरी है. प्रोग्राम के टेलीकास्ट के बाद में दिल पे बोझ था कि मैं हाउ कुड आई बी अनफेयर टू हिम, हाउ कुड आई बी हार्श टू हिम. तो मैंने उनसे कहा जी मुझे कई लोग कह रहे हैं कि मैंने हार्श सवाल पूछा. आई एम सॉरी अगर मैंने हर्ट करी. क्या कौन कह रहा है, क्या पूछा. तो मैंने कहा मुझे कई लोगों ने कहा कि वो आपकी अदालत में मैंने आपके साथ काफी. तो इससे नहीं भाई, तुम्हारा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना. हम कोई दूसरा कुछ थोड़ी लड़ रहे थे. तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन कह रहा है. तो मैंने कहा चलिए मैं नहीं बताऊंगा. नहीं. तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि चलिए इनको नहीं बुरा लगा और लार्ज हार्टेडनेस थी उनकी. फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जब मैं उनको बड़ा ऑफिस है फाइनेंस मिनिस्टर का, तो वहां उनकी टेबल से उठ के मैं फिर आया दरवाजे तक. फिर मुझे बोला 1 मिनट इधर आओ वापस. तो कहते हैं भाई मैंने भी तो तुम्हें ठोका था प्रोग्राम में, ये मत सोचना कि तुमने मुझे ठोका था. तो मैंने भी तो तुम्हें कहा था कि ऐसा लग रहा है कि तुम ब्लैक मनी वालों के साथ खड़े हो. This was the large heartedness and greatness of that man. True. Never expected any favor. And this by and large, I would say, has been true from all my friends in political parties. Lalu ji has been a very great friend of mine. All political parties, in Congress, in every party, I have people with whom I have had personal relationship. True. सर आपकी जर्नी में आपका सबसे ज्यादा साथ आपकी वाइफ ने दिया, ये बात आपने हमेशा बोला है. तो आप हमें बता सकते हैं आपकी लाइफ में उनका रोल किस तरह से रहा और आपने बैलेंस कैसे किया. उससे मेरी मुलाकात हुई थी जब आपकी अदालत के 5 शोज में कर चुका था. तो कपिल देव के साथ एक शो रिकॉर्ड किया था और वो कपिल देव के साथ प्रोडक्शन हाउस चलाती थी. मेरे से दादा पहले से वो टीवी में थी. तो कपिल अपने शो प्रीव्यू करना चाहते थे. वो आए तो ये उनके साथ आई, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया. उसके बाद हमारे फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम कोई प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर रहे हो तो फिर इनको ले लो. मुझे आपकी अदालत के लोग चाहिए थे प्रोडक्शन करने वाले. और फिर जी टीवी का न्यूज एंड करंट अफेयर्स विंग मैं सेटअप कर रहा था. तो शी वाज द सेकंड एम्प्लॉय.
एक मेरी असिस्टेंट थी, उसके बाद में शी वाज माय, तो टुगेदर वी सेट अप सीटीवी, टुगेदर वी सेट अप जी न्यूज, टुगेदर वी डिड आपकी अदालत, सोलली शी बिकेम द डायरेक्टर ऑफ आपकी अदालत। और फिर पूरे जर्नी में जो जो हम करते गए उसमें उनका बहुत साथ रहा। मैं तो एक पब्लिक फेस था और मैं थोड़ा इंपल्सिव हूँ डिसीजन मेकिंग में, वो ठहरी हुई है। और मैं अपार्ट फ्रॉम हर एबिलिटी टू डू प्रोडक्शन एंड ऑल, शी इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन। हर चीज, चाहे वो ऑफिस क्रिएट करना हो, चाहे वो घर क्रिएट करना हो, चाहे वो प्रोग्राम क्रिएट करना हो, चाहे वो हाउ आई ड्रेस अप वो डिसाइड करना हो, तो हर क्रिएटिविटी बिकेम अ बिग स्ट्रेंथ फॉर मी। एंड टू शी इज सुपर इंटेलिजेंट। कई बार तो मुझे लगता है वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट, उसका बहुत लाभ। दैट इज रियली नाइस। आपने हमेशा एक्नॉलेज किया है उनका प्रेजेंस अपनी लाइफ में, आई थिंक जितना भी मौके पे हमने देखा है, और आई थिंक शी इज वॉक्ड विथ यू। बट कमिंग टू योर होल जर्नी, योर करियर विच इज ह्यूमंगस, जर्नलिस्ट, आई थिंक अ बिजनेसमैन, समवन who's run the entire channel, आपके लिए कौन सा फेस है 40 साल जर्नलिज्म में रहना और उसी पोजीशन पे रहना कि क्रॉस जनरेशन, आई थिंक कोई आपके शो से आज भी नहीं बोल सकता ये शो पुराना है या ये न्यूज चैनल अच्छा नहीं है। तो ऐसा कौन सा रोड ब्लॉक भी आपने फेस किया पूरे जर्नी में अपने करियर के, कि आपको लगा ये सफर दिखने में आसान लगता है बट शायद आपके लिए ऐसे फेजेस आए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुए हैं, नए मीडिया हाउसेस खुले हैं, सो एनी पार्ट ऑफ कभी कभी भी कोई चैलेंज लगाई, कोई चैलेंज लगाई नहीं। जैसे हमने क्या किया कि मैंने और ऋतु जी ने मिल करके जो फ्लेवर ऑफ द डे था उसके हिसाब से अपने आप को बदल दिया। आपकी अदालत एक स्वरूप था, वक्त बदला, हमने आपकी अदालत के स्वरूप को बदल दिया। इंडिया टीवी लॉन्च किया, हमने एक अलग तरीके से लॉन्च किया। हमें लगा कि ये चीज नहीं चल रही है तो दूसरे तरीके से कर दिया। और टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में, लुक में, फील में हम हमेशा 10 कदम आगे हैं। ये उनका एरिया है। एडिटोरियल में मैं हमेशा दूसरों से 5 कदम आगे हूं। मैं हमेशा अपनी टीम से कहता हूं कि आज के लिए मत प्लान करो, 10 दिन बाद के लिए प्लान करो। आज क्या हो रहा है ये तो हम कर ही लेंगे, सब करने के, लेकिन 10 दिन बाद क्या होने वाला है उसको एंटिसिपेट करो। और मेरा सौभाग्य है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन एबल टू एंटिसिपेट कि अब आगे क्या होगा। Your vision is very strong and I think that helped in the long journey. But before I take you to the people's question, जो कि 2-3 मिनट, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। आपने इतने लोगों पे इल्जाम लगाए और लोगों ने इल्जाम लिए और बहुत स्माइल के साथ आपके इल्जाम को प्रूव भी किया सही या गलत। तो मेरे पास भी कुछ इल्जाम है, बहुत क्विकली आप जैसे बता दीजिए आप मानते हैं कि नहीं मानते, और जैसे आप लोगों को सजा नहीं देते हम भी आपको सजा नहीं देंगे। सो पहला इल्जाम सर आपके लिए है, रजत शर्मा 20 साल, अब आपने बोला है 30 साल होने को आया है और 40 साल तो आपके करियर को, 30 साल के आपकी अदालत की करियर में रजत शर्मा बदले नहीं है, उनकी फिटनेस का राज कुछ है जो वो बताते नहीं। सो व्हाई रजत शर्मा हैज नॉट चेंज? आपका बिल्कुल भी अपीयरेंस भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इसका वजह क्या है? ये आप पे इल्जाम है कि आप इतने यंग कैसे लगते हैं? ये सिर्फ डिसिप्लिन से आता है, मेहनत से आता है, इसलिए डिसिप्लिन रहना चाहिए। और डाइट में और वर्कआउट में, 2 चीज में डिसिप्लिन की पॉसिबल। तो आप वर्कआउट करते हैं, आप फिटनेस में बिलीव करते हैं? मैं एक हफ्ते में 6 दिन और किसी हालत में उसको छोड़ता नहीं। दूसरा इल्जाम आप पे ये है कि रजत शर्मा जी अपने सारे ही गेस्ट के साथ बहुत ही पोलाइट और अच्छे से रिलेशन बना के रखते हैं, इतना टफ क्वेश्चन पूछने के बाद भी, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो। तो इसका एक्चुअली राज क्या है? क्या उनके रिलेशंस पहले से अच्छे बने हुए, डिसाइडेड है, इज ही पार्शियल? तो इसको आप कैसे देखते हैं? राज सिर्फ ये कि जब भी कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है उसके बाद मैं गेस्ट के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ आप कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि ऑन एयर ना जाए मैं एडिट कर दूंगा। कोई चीज आपके मुंह से निकल गई, कोई चीज आप चाहते हैं अगर कुछ कह दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा, तब उनको लगता है कि मैं हेडलाइन बनाने के लिए शो नहीं कर रहा, और उनको लगता है कि मैं अपनी अपर हैंड अपमैनशिप दिखाने के लिए शो नहीं कर रहा। इससे एक भरोसा पैदा होता है, वो रिलेशनशिप इसलिए बनती है। तो आप वो भरोसा जीत लेते थे, ये इल्जाम बिल्कुल सही है। और लास्ट इल्जाम आप पे है कि रजत शर्मा जी सिर्फ अपने वार्डरोब में ब्लैक इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो मानना चाहते कि वो वकील है बट गलती से जर्नलिस्ट बन गए। तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, अब तो ब्लैक नहीं है, ये तो ऋतु जी डिसाइड करती है, और वो हर तरह के कलर्स अब देखने को मिलते हैं लोगों को।
और मेरी वार्डरोब क्या होगी, मैं क्या पहनूंगा, मेरा अपीयरेंस क्या होगा, मेरा लुक क्या होगा, ये मेरे कंट्रोल में है ही आपके और कंट्रोल। ना ही मुझे इसकी ज्यादा समझ है। तो शी डिसाइड एंड व्हाटएवर आई डू, इफ आई लुक गुड, क्रेडिट गोस टू हर। That's a nice way to push the blame on her, अपना इल्जाम नहीं लेने का. But before we go to the audience, this is one thing I don't know, आखिर में कितना समय मिले मुझे आपके साथ अभी. आपने लोगों से कितनी मस्ती की बात की, दिल खोल के बात की, आपने अपने किस्से भी शेयर किए. एक आप मुझे अभी, people have not asked you, but if a song you have to dedicate, जो रजत शर्मा जी डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी जर्नी को, what is that song? और आपको गुनगुनाना पड़ेगा, you can't just say it to me. मैं गाता नहीं बिल्कुल भी। आप और बिल्कुल गाते हैं, आई थिंक आपने. मैं जब अपने दोस्तों को गाते हुए सुनता हूँ तो मुझे लगता है कहीं भगवान वैसी ऐसी गलती मत करना। बट दो लाइन तो बिल्कुल गा सकते हैं हमारे लिए. नहीं, मैं एक लाइन भी नहीं गा सकता। इतना एक लाइन भी नहीं इतना गा आपने बोला 30 साल होने को आ रहे, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सक्सेसफुली अचीव्ड. सो दो लाइन आप बता तो जरूर सकते हैं जो आपकी फेवरेट. सकता। जितने भी आप तो मेरी लाइफ के बारे में पूछे वो सवाल पे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, इतनी लाइफ इतनी लंबी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतने तरह के अनुभव रहे हैं, उनको किसी एक दो लाइन में रख देना या उनको गा करके बताना संभव ही नहीं. अगर आप पे कोई किताब लिखी जाए, आप क्या चाहेंगे उस किताब का नाम क्या? अगर रजत शर्मा की जिंदगी पे कोई किताब लिखी जाए. और यह तो किताब लिखने वाला डिसाइड करेगा किताब का नाम क्या हो, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि उस किताब से अगर लोगों को इंस्पिरेशन मिल पाए, अगर लोग मेरे अभाव की, संघर्ष की कहानी सुन करके फिर सक्सेस देख करके इंस्पायर हो पाए कि हम भी बन सकते हैं. और मैं चाहता हूँ लोग ये बिलीव करें हमारे देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है, ये गरीब से गरीब आदमी को भी मौका दे. हमारे देश की हवा में कुछ ऐसा है, ये पिछले से पिछले इंसान को भी सफल बनने का मौका दे. इस विश्वास के साथ, इस बिलीफ के साथ लोग जिए, मेरी जिंदगी देखें, ये. सर आपके लाइफ का एक किस्सा, इफ यू कैन लीव अस विद, जो आपके साथ हमेशा रहेगा बहुत क्लोज. कि इतने किस्से, मेमोरीज तो बहुत होते हैं, बट देयर इज वन टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ. व्हाट इज दैट विद यू? टर्निंग पॉइंट था जब बहुत बचपन में, मैं जब 8-9 साल का था. ये मैं सबको ये किस्सा बताता हूँ कि हमारे घर में टीवी नहीं था, पड़ोस के घर में टीवी देखने जाते थे. तो वहां एक दिन मैंने फिल्म देखी, आधी फिल्म देखी थी सैटरडे को. उस जमाने में दूरदर्शन पे आधी आती थी सैटरडे को, बची फिल्म संडे को. तो संडे को जो बची फिल्म देखने गया तो वहां उन लोगों ने दरवाजा बंद किया और काफी कोशिश की, वापस आया, आंखें आंसू थे. बाबूजी ने पूछा कि क्या बात है. तो मैंने कहा कि मैं फिल्म देखने गया था और आधी फिल्म देखी थी, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया. शहीद भगत सिंह पर फिल्म थी. तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर, किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, कुछ ऐसा करो, तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें. इस वाकये ने मेरी जिंदगी बदल दी, इस वाकये ने मेरी सोच बदल दी, इस वाकये ने मुझे मेरे सपने बदल. तो ये किस्सा है जो मैं कभी नहीं भूलता हूँ. मैं समझता हूँ कि सपने देखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए, और संघर्ष करेंगे तो सपने पूरे होंगे. सर लेकिन आपने जो संघर्ष किया, जो डेडिकेशन, डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन था, आई थिंक वो कॉम्बिनेशन ही बहुत रेयर है. सो यू आर वन ऑफ द रेयर पीपल वी हैव इन द कंट्री. शायद सपने सब देख सकते हैं, बट अचीव करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप में जितना है वो सब में शायद नहीं होता. बट आई विल ओपन द स्क्रीन टू ऑल, एंड इट इज अ मोमेंट फॉर यू एंड फॉर मी टू हैव अ मोमेंट विद मिस्टर रजत शर्मा, जो हमेशा सबको सवाल करते रहे, हमने सबने सुना है. सर अलग अलग शहर से, इंडिया से लोग यहाँ पे जुड़े हैं सिर्फ आपको विश करने के लिए और ग्रीट करने के लिए. सो देखिए, मैं भी मानता हूँ मैं जो कुछ हूँ वो इन लोगों की वजह से, जनता, पब्लिक, इसलिए क्योंकि ये लोग मेरा शो देखते हैं, अपना टाइम लेते हैं. टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार दे दिया इनके पास वापस नहीं आ सकता. हाँ. सबसे बेशकीमती चीज ये मुझे देते हैं, इसलिए मैं हमेशा 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 इस जनता का शुक्रगुजार हूँ. आप में से कुछ भी पूछ सकते हैं. निर्मल जी आप कनाडा से, मैं उनसे शुरुआत करती हूँ. नमस्ते राजेश जी. जी नमस्ते. सर आप इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे मतलब काम कर रहे हैं, तो आप पूरे देश के अंदर बढ़िया यूज कर सकते हैं. लेकिन अभी पूरा मीडिया में मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है. आप लोग एसोसिएशन के लेवल में कुछ इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? पूरे देश के अंदर जो मीडिया के कारण मीडिया पे इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस दिखाया जा रहा है, तो इसको आप थोड़ा और सब एसोसिएशन के लेवल में मिलके आप अच्छे ढंग से संभालें तो ज्यादा बेटर रहेगा. आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका कंसर्न भी बिल्कुल सही है.
मैं न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो इसलिए मेरी और भी ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितना संभव होता है उतनी कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा कोशिश करें। हम चाहते हैं कि आपकी शिकायत ना रहे मीडिया को लेकर के, कि मीडिया में इतना ज्यादा शोर, इतना ज्यादा एक दूसरे के बारे में कहना, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ लाइव दिखाना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। इतने सेंसिटिव इशू को थोड़ा रोक के उसके बाद फिर दिखाओ। हम जा रहे लीजा के पास। लीजा इज फ्रॉम दिल्ली। लीजा, योर क्वेश्चन एंड देन वी विल हैव टू रैप अप वेरी फास्ट। Sir, I have two questions. One is, how does one break that sensitization in media about things that they are not supposed to air? I think media takes it as a part of brevity, that we can actually go everywhere and show everything, but some army operations, military operations that are not meant for public to see right now, because it gives cues, it gives out strategy and a lot of other things. So how do we prevent that? That is one. And my second question is, when in your journey, when you meet new journalists or other established journalists, have you faced an inferiority or other kind of complex yourself, or have you seen the other person feeling a complex and operating as such? How do you deal with that? So that's two questions, sir, all separate though. I take your second question first. That when I meet youngsters, I learn from them. I treat them as friends. I treat them as equals. So no question of my intimidating them or them feeling like that. I really learn from them, from their energy, from their newness, and they are all chewed on to the new media, digital media, much more than I am. So it really helps me. So that question does not arise. The first question you asked about the responsibility of media showing things which are not right. What we have done is the broadcasters together have set up a body called NBSA, News Broadcaster Standards Authority. It is headed by a retired Supreme Court judge. It has 4 eminent citizens of the society as its members. Say, former ambassador of India to US, Navtesh Sarna, is one of the members. Justice Arjun Sikri, former retired judge of Supreme Court, is head of that. We call it self-regulation, but it is actually independent regulation. Anyone who feels this is where media has gone wrong, this is where broadcast has gone wrong, people can write to the authority, and authority has all the powers to take actions against us. So many times they ask us to apologize, so many times they impose fine on us, and it is really working very well. And I'm sure in times to come, people will realize that there is an authority who can control media, who can stop us from doing anything wrong. And it is an independent body. We have no say. So all those people who are here, I can tell you that anyone has complained about any broadcast, any channel, please send a mail to NBSA. And you can find its address on every channel. We have to run a ticker. If you have any complaints, you can write to NBSA. So it is always there. If you complain, it will satisfy. And thank you so much, Lisa. And Rajiv sir, the last question we're taking from you from Calcutta. And yeah, please. सर, जो भी क्वेश्चंस है वो तो देखिए इन्होंने सब पूछ ही लिया। मैं सिर्फ आपकी लाइन में एक ही दो कविता, एक तो शायरी बोलना चाहता हूँ। ये ताकत जो आपके लफ्जों में आई है, ये भी आपके खून पसीने की कमाई है। सर, यू हैव बीन एंटरटेनिंग अस, वी हैव ग्रोन अप बिकॉज ऑफ यू। जी टीवी ने चालू किया था, बट आपकी अदालत ने मेन स्ट्रीम न्यूज कैसे चलता है वो आपने दिखाया। सो यही बोल सकता हूँ, ये ताकत जो लफ्जों में आई है, ये भी आपके खून पसीने की कमाई है। थैंक यू सर। Thank you so much. मैं अभी आपको एक शेर सुना देता हूँ, फिर इरशाद सर, इरशाद। मैं दिया हूं, हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, एक दिया जला के। ये जो पूरा सिस्टम हमारा बना है ना, कि अब किसी को भी आप पुट डाउन करने के लिए तैयार हैं, तो वो उस सिस्टम को लेकर के हमेशा मेरी शिकायत रही है कि जो लोग इतना शोर मचाते हैं, उनको भी अब हवाएं दिए को बुझा तो देती हैं, लेकिन एक दिया जला के दिखाएं तब। Thank you so much. I love the shairi and all the things that life journey you've shared with us. Thank you for bringing this time. It is something I think very rare you do. I don't think we see Mr. Rajat Sharma sharing or opening up very easy.
और मैं तो आपकी अदालत जैसे आपसे सवाल कर नहीं सकती, मुझे डर भी लगता है और मुझे करना भी नहीं है, बट आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड थैंक यू टू एवरीवन फॉर कमिंग अराउंड एंड थैंक यू मिस्टर शर्मा फॉर शेयरिंग योर लिटिल जर्नी विद अस ऑन इंडिया। थैंक यू।